नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मनु भंडारी जी की कहानी कील और कसक। जैसे ही कैलाश ने आकर बताया कि नया मकान मिल गया है, रानी के मन को जैसे ठेस लगी। उसने कहा, अरे तुम तो किसी बात के पीछे पड़ जाते हो। अब दूर मकान लेकर कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी यह भी सोचा है। रात दिन तुम्हें प्रेस में रहना पड़ता है, यहाँ थे तो जब चाहा ऊपर चढ़ाए, और मुझे भी तसल्ली रहती थी कि नीचे ही हो। दूर मकान लेकर क्या यह काम कैसे निभेगा? तुम्ही ने तो अभी 4 दिन पहले रो रो कर घर भर दिया था कि तुम अब एक घड़ी भी इस मकान में नहीं रहोगी। मेरा क्या है, जैसे भी होगा निभा लूंगा। अरे मैंने तो गुस्से में कह दिया था, तो उसका क्या? नहीं बदलना मुझे मकान। साल भर यहीं रहते रहते सबसे जान पहचान हो गई, अब कहाँ नई जगह जाकर रहूंगी? जान पहचान? सारे दिन तो लड़ती रहती हो, ना लाज ना हया। मेरी तो नाक कटवा कर रख दी तुमने। अब तो तुम लाख कहो, मैं एक दिन भी तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। रानी रो पड़ी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहीं रहने दो। अब मुंह भी खोलूं तो तुम्हारे सिर की कसम। कह रहा हूं ना, मैं उठाकर सामान बांधना शुरू करो। कल जैसे भी हो हमें नए मकान में चले जाना है। और कैलाश धड़धड़ाता हुआ नीचे चला गया। रानी का मन जाने कैसे अवसाद में डूब गया। वह पंखी लेकर चारपाई पर लेट गई। चाहकर भी सामान नहीं बांधा गया। सामने शेखर का कमरा था, वह उसी ओर देखती रही। परसों जो कुछ कांड हो गया, उसका परिणाम इतना भयंकर निकलेगा, यह जानती तो अपने मन को काबू में कर लेती। शेखर लाख बुरा हो फिर भी, और उसकी आंखें भीग गई। आंसू भरी आंखों के आगे ना जाने कितने धुंधले चित्र बिगड़ने लगे। साल भर पहले जब वह ब्याह कर इस घर में पहुंची थी, तो अरमानों की आंधियां उसके मन में मचल रही थी। चढ़ती जवानी और चांद को शर्माने वाले रूप ने सुहाग रात की कल्पना को और अधिक चटकीला रूप दे दिया था। औरतों के बीच वह घिरी बैठी थी, पर मन उसका इस सारे कोलाहल को पार कर दोपहर की उबा देने वाली इस नीरस लंबी घड़ियों के पीछे छोड़ रात के उस मदिर पहर की ओर दौड़ दौड़ कर जाता था, जब कोई बड़ी दुलार से उसका घूंघट हटाकर अपने रोम रोम को आंख बनाकर उसके रूप को निहारेगा और प्रशंसा के पुल बांधकर दो अपरिचित हृदयों की दूरी का अस्तित्व को ही मिटा देगा। यह कल्पना यहाँ बैठे बैठे भी उसके गालों को सुर्ख बना देती और एक मादक सी सिरहन उसके सारे शरीर में दौड़ जाती। उसको लगता उसका अंग अंग जैसे बेकाबू हुआ जा रहा है। अपने पति की सूरत के 100 काल्पनिक नक्शे उसकी आंखों के आगे दौड़ जाते। कैसे होंगे वो? और प्रश्न के साथ ही कल्पना में डूबने उतारने लगती। जब बारात चढ़ी तो बड़ा मन हुआ था उसका कि सहेलियों के साथ वह भी छज्जे पर चढ़कर अपने प्रियतम की एक झलक तो देख ले, पर दादी बुआ के बीच घिरी वह वहां से हिल भी ना सकी। उसकी उत्सुक आंखें लौटकर आई हुई सहेलियों पर टिक गई, पर वह इतना कुछ न जान पाई जिसका सहारा लेकर मन के कौतूहल को मिटा पाती। हाँ, इतना उसने अवश्य सुना कि पति उसके काले हैं। दादी कह रही थी, अरे मर्दों का क्या रूप देखना, और फिर रंग का क्या, काला या गोरा। रानी खाने पीने की सार रखेगी तो रंग भी निखर आएगा। कमावे तो 300 है। भाग जाग गए रानी के, बस रानी बनकर ही रहेगी। फिर परिवार का टंटा नहीं, सास है तो गांव में बस दोनों मौज करेंगे। और रानी बनकर मौज करने की इस कल्पना पर ही तो रह रहकर उसका मन थिरक रहा था। धीरे धीरे रस्म रिवाज, देखना दिखाना, खाना पीना, निंदा आलोचना का दौर समाप्त हुआ। घड़ी ने 10 बजा दिए। अपने कमरे में सजी संवरी रानी के मन का बिखरा बिखरा उल्लास प्रतीक्षा में बदल गया। हल्की से हल्की आहट पर भी उसका मन गुदगुदा उठता और नेत्र घूंघट के झीने आवरण को चीरकर कुछ खोजने लगते। करीब 11 बजे सास आई। अरे अभी तक नहीं आया कैलाश? हद कर दी आज ने। आज के दिन तो परेश का काम भी छोड़ दिया होता। विचित्र आदमी है, बड़ा ही साधु। अपने सुख आराम की तो इसे रत्ती भर भी परवाह नहीं। लाओ मैं ही बुला लाऊं। और वह धीरे धीरे जीना उतरने लगी। इस विचित्र आदमी के साधुत्व ने रानी के आक्रोश को इस हद तक बढ़ा दिया कि उसकी इच्छा हो रही थी कि वह रो ले, पर तभी किसी ने कमरे में प्रवेश किया। रानी की पलकें झपक गई, इस आशा से कि जल्दी ही कोई हौले से आकर उसका घूंघट हटा देगा और फिर वह अपने लाज भरे चेहरे को छिपाने के लिए बेसुध सी किसी कौन के सीने का आश्रय ले लेगी। पर तभी एक रूखी कर्कश सी ध्वनि ने उसकी कल्पना के आवरण को बुरी तरह चीर डाला। इतनी देर जागने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें सो जाना चाहिए था। मेरा तो काम ही ऐसा है।
आज भी माँ जबरदस्ती बुला लाई, अब सवेरे तक सारा काम खत्म ना हुआ तो मुसीबत हो जाएगी। और वह रानी के अस्तित्व को भूलकर सो गया। रानी को लगा वह अपने पास सोए इस आदमी का मुंह नोच ले, बाल नोच दे, फूट फूट कर रो पड़े और आंसुओं से सारे घर को नीचे ही निरंतर धड़धड़ करने वाले इस प्रेस को डुबो दी। पर ऐसा कुछ भी ना हुआ। खामोशी से आंसू बहाते और सर्द आहें भरते भरते रानी भी सो गई। दूसरे ही दिन घर अपनी असली स्थिति में आ गया। बड़ा कमरा जो उस घर का सबसे शानदार कमरा था, पड़ोसियों को लौटा दिया गया। विवाह के लिए मांग लिया गया था। 2 नौकर और एक महाराज जो कल दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे, अपना अपना हिसाब लेकर चलते बने। रह गए घर में 3 प्राणी, एक कमरा, एक छोटी सी कोठरी और एक छोटी सी रसोई। घर के नीचे प्रेस था और ऊपर के तल्ले में मकान मालिक रहते थे। बीच के तल्ले में 3 किराएदार रहते थे। सारा वातावरण काफी घुटा घुटा था और प्रेस की लगातार धड़ाधड़ की आवाज एक अच्छे भले आदमी के सिर में दर्द पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। सास खाना बनाने बैठी तो मजबूरन उसे धुएं से घुटी रसोई में रानी को भी जाना पड़ा। एक बार आग्रह से ही सास चूल्हा छोड़कर दरवाजे पर बैठकर बहू को घर के रंग ढंग से परिचित कराने लगी, सारा काम काज समझाने लगी। उस अंधेरे चौके में देखने की सुविधा के विचार से रानी ने घूंघट कम कर दिया। सास ने सबसे पहले उसी को लेकर आदेश दिया, सिर का पल्ला जरा नीचे करो बहू, 50 तरह के लोग यहाँ आवे जावे हैं, फिर कैलाश को बेशर्मी नापसंद है। अब तुमसे घर का क्या छिपाना, कैलाश पर 12,000 का कर्जा है, जाने कैसी मनहूस घड़ी में यह कुकर्म हुआ है उससे। अब तो बेचारा रात दिन एक एक करके पैसा कमावे है, ना खाने की सुध ना पीने की। किसी तरह शादी करने को राजी ही नहीं होवे था। कौन एक प्राणी का खर्च बढ़ाए, पर मैंने ही जोर जबरदस्ती करके शादी करवा दी। आखिर कोई खाने पीने का ख्याल रखने वाला भी तो हो। मैं तो खाना बन गया अम्मा जी। अम्मा की बात का स्रोत टूट गया। एक अपरिचित को सामने देखकर रानी ने घूंघट और खींच लिया। अरे हाँ हाँ बन गया, आओ बेटा बैठो। अब मैं तो 2-3 दिन में गांव चली जाऊंगी। तुम और तुम्हारी ये भाभी मिलकर कैलाश का ख्याल रखना बेटा, बड़ा ही 75 आदमी है। बहू एक थाली तो लगा दो, ये सामने वाले कमरे में रहे हैं और यहीं खावे हैं। रानी ने घूंघट में ही झाँक कर देखा, एक सुंदर आकृति उसी की ओर देख रही है। वह अंदर ही अंदर सकुचा गई। उसे लगा सामने वाले पुरुष की आंखें जैसे उस घूंघट को चीर कर उसके चेहरे को निहार रही हैं। उसने थाली लगाकर सरका दी। अम्मा भाभी से कह दो मुझसे पर्दा ना करें, तुम भी नहीं रहोगी और यूं तो इलाज की छुई में बने रहेंगी तो मुझसे खाते ना बनेगा। तुमने बेटा माना है तो क्या ये देवर ना मानेंगी। रानी को लगा कोई है जो उसका चेहरा देखने को व्याकुल है और एक अव्यक्त सी इच्छा उसकी रग रग में समा गई। वह घूंघट उलटकर अपना चांद सा मुखड़ा उसके सामने कर दे, पर वह वैसे ही रोटी बेलती रही। वाह, खाना तो भाभी बहुत बढ़िया बनाती है, अरसे से ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया अम्मा। रानी का प्रशंसा का भूखा मन पुलक उठा, हाथों की गति बढ़ गई और एक बार उसने संकोच से सामने बैठे व्यक्ति पर उड़ती सी नजर डाली। भरा पूरा स्वस्थ सुंदर चेहरा, और तभी उसके सामने मुहासे और चेचक के दाग से भरा एक काला सा चेहरा उभर आया। उसके हाथ फिर शिथिल पड़ गए। खाना खाकर वह चला गया। अम्मा बोली, 25 रुपया महीना देवे हैं और दोनों समय खाना खावे है। अकेला जीव बड़ा भला है, सो इसे ठीक से खिला दिया करो। कैलाश तो सदा ही काम में रहे, सो यह कभी कभार काम भी कर दिया करेगा। और 2 दिन बाद अम्मा भी चली गई। रानी के लिए जिंदगी पहाड़ हो गई। वह अपने कमरे के दरवाजे पर पड़ी चिक पर खड़ी होकर देखा करती। ठीक सामने शेखर का कमरा था, ढेर किताबें, सब अस्त व्यस्त। शेखर को देखकर उसका मन कैसा कैसा होने लगता। खाना खाने जब वह आता तो बड़ा आग्रह करता घूंघट खोलने का, बड़ी प्रशंसा करता उसके सामने खाने की। धीरे धीरे कब रानी का घूंघट खुल गया और खाने की प्रशंसा रूप की प्रशंसा में बदलकर उसके अतृप्त मन को तृप्त करने लगी, वह स्वयं भी नहीं जान पाई। कैलाश के स्वभाव की रुखाई को वह शेखर की सरसता के सहारे ही बर्दाश्त करने लगी। सवेरे शाम शेखर बाहर रहता और सारे दिन घर। धीरे धीरे वह अपने कमरे की अपेक्षा रानी के कमरे में रहने लगा। वह उसको अपनी कविताएं सुनाता, कहानियां सुनाता। रानी कुछ समझती या नहीं, पर शेखर की हर बात को बड़ा रस लेकर सुनती। उस दिन सवेरे बड़ा शोर मच गया। अचानक नल बंद हो गए। सब लोग नीचे के नल पर पानी लेने को दौड़ पड़े, क्योंकि नीचे पानी 10 बजे तक ही आता था। रानी भी बाल्टी लेकर पानी भरने पहुंची। भरी बाल्टी लिए वह ऊपर चढ़ाई, पर जाने कैसे
साड़ी पैर में उलझ गई और वह गिर पड़ी। बाल्टी से उसकी उंगली कट गई, खून बहने लगा। कैलाश प्रेस जाने के लिए नीचे उतर रहा था। एक तो उसे यूं ही देर हो गई थी, दूसरे रानी को इस प्रकार सबके बीच गिर पड़ना देखकर उसे क्रोध आ गया। झल्ला पड़ा। देखकर क्यों नहीं चलती? अब जाकर कपड़े बदलो, गीले कपड़े पहने यहाँ सबके सामने क्यों बैठी हो? और धड़धड़ाता हुआ उतर गया। उसके जाते ही शेखर आया, हाथ पकड़कर उठाया। खून देखते ही बोला, अरे यह क्या, तुमने तो उंगली ही काट ली। और झट जेब से रुमाल निकाल उसने बड़े दुलार से उसके हाथ में बांध दिया। प्रेम से बांधी गई उस गांठ में अनायास ही रानी का हृदय भी बंध गया। 24 घंटे प्रेस की मशीनों के बीच काम करते करते कैलाश स्वयं एक मशीन बन गया था, भावनाहीन, रसहीन। उसे न रानी में दिलचस्पी थी, न घर में। कर्ज का भूत कोड़े लगा लगा कर उससे काम करवाता। शहर में प्रदर्शनी हो रही थी। रानी ने कितनी ही बार कैलाश से कहा, एक दिन मुझे प्रदर्शनी ही दिखा लाओ। देखो ना, पड़ोस की सारी औरतें देख आईं। तुम भी किसी के साथ चली जाती, मुझे तो समय नहीं है इन सैर सपाटों का। अरे वे कोई अकेले थोड़ी ना जाती हैं जो चली जाती, सब अपने अपने मर्दों के साथ जाती हैं। फिर कुछ रुक कर बोली, तुम कहो तो शेखर के साथ चली जाऊं? दूसरी औरतों के मर्दों के साथ जाते तुम्हें अजीब लगता है, और शेखर के साथ अकेले जाते शर्म नहीं लगती? स्वर में कुछ तीखापन और आंखों में कुछ संदेह का भाव था, जिसने रानी के हृदय को मथ डाला। कैलाश के जाते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। विवाह से लेकर आज तक वह अनेक प्रकार से अपने मन को समझाती आई है, पर आज उसका मन बुद्धि और तर्कों के जाल को तोड़कर पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर उठा। तभी उसने पालों पर किसी के स्नेहिल स्पर्श का अनुभव किया। क्या बात हुई भाभी, रो क्यों रही हो? पर रानी कुछ बता नहीं सकी, बस फूट फूट कर रोती रही। अपने अपमान, अपनी उपेक्षा की बात किस मुंह से ही वह कहती। शेखर ने अपनी जेब से अखबार में लिपटा हुआ कुछ और निकाला और बोला, कल रात प्रदर्शनी देखने का गया था, तुम्हारे लिए वहां से ये चूड़ियां और बिंदियां खरीद लाया हूँ। पर रानी थी कि रोती रही, आंसू जैसे थम ही नहीं रहे थे। गर्मी बढ़ चली थी। चूल्हे के पास बैठने से रानी के दोनों गाल सुर्ख हो गए थे। वह कमरे में बैठकर पंखी लेकर पसीना सुखा रही थी। तभी शेखर आया तो उसके गालों की सुर्खी देखकर वह एकदम उधर ही देखता रह गया। दिलो जान से इस दृष्टि का स्वागत करते हुए रानी ने कहा, यूं क्यों घूर रहे हो मुझे? शेखर मुस्कुरा दिया। जाने कि तुम्हारे गालों को देखकर मुझे गुलाब के उन फूलों की याद आ गई जो रोज सवेरे बागीचे में देखता हूँ। जब उन गुलाबों को देखता हूँ तब भी मुझे अक्सर तुम्हारे गालों की याद आ जाया करती है। बड़े बेहुदे हो तो तुम, भले आदमी ऐसी बात नहीं करते समझे। लो अब खाना खा लो। और फिर रानी चूल्हे के पास बैठकर रोटी सेकने लगी। भाभी तुम मेरे लिए रोटी बनाकर रख दिया करो, मेरे खाने का कोई समय ठीक नहीं है। नाहक तुम चौका लिए बैठी रहती हो। अरे कौन, मेरे पास इतने बड़े काम है। यूँ तो तुम 3 रोटी खाते हो, ठंडी होगी तो शायद एक खाकर उठ जाया करोगे। दोपहर में जब रानी अपनी पड़ोसियों के पास बैठती तो उस बिल्डिंग के लोगों की टीका टिप्पणी ही उनका विषय होता। उस समय शेखर की प्रशंसा के पुल बांधते बांधते रानी अक्सर उस सीमा तक पहुंच जाती थी जहां पहुंचकर वह स्त्रियों के संदेह का कारण बन जाया करती थी। कैलाश को तो कुछ खबर नहीं रहती कि ऊपर क्या होता है, पर छोटी से छोटी बात में भी किसी बड़े रहस्य का उद्घाटन कर डालने को आतुर रहने वाली स्त्रियों का मन रानी और शेखर की घनिष्ठता से उदासीन न रह सका। पर बात अभी कानाफूसी तक ही सीमित थी, आम आलोचना का विषय नहीं बन पाई थी। तभी शेखर ने एक दिन आकर बताया, मेरी जीजी आ रही है, जब तक वे रहेंगी तब तक तो तुम्हें खाना बनाने के कष्ट से मुक्ति दे दूंगा। अरे अपनों को खिलाने में कोई कष्ट होता है? और जीजी बेचारी थोड़े ही दिनों के लिए तो आ रही होंगी, और तुम उनसे रोटी सिखवाओगे? जीजी भी यहीं खा लेंगी। पर शेखर ने बात नहीं मानी। कैलाश इस अतिरिक्त खर्चे को बर्दाश्त न करता और जीजी किसी के घर खाना पसंद नहीं करती। जीजी आई तो शेखर ने बड़ी तारीफ करके अपनापन दिखाकर रानी का परिचय करवाया। रानी ने बड़े प्रेम और आदर से उनके प्रेम पैर छुए स्वागत किया। दोपहर को दोनों बातें करने बैठी तो जीजी बोली, इस बार तो मैंने ऐसी लड़की ढूंढी है कि शेखर को हाँ करनी ही होगी। बड़ा परेशान कर डाला हमें तो इस शेखर ने। 70 गुण तो एक लड़की में मिलने से रहे, फिर आदमी अपनी औकात भी देखे। पढ़ी लिखी होगी तो वह तुम्हारे घर क्यों आएगी भला? किसी अफसर ओहदे वाले को न ढूंढेगी। और रूप की बात कहो तो ऐसी है कि चांद भी लजा जाए। तो पसंद कर ली मैंने लड़की? रानी के स्वर का उत्साह कुछ उतार पर आ गया। अरे अभी देखी कहाँ है, वह तो बस एक ही रट लगाए कि मुझे शादी नहीं करनी। पर तुम ही बताओ, बिना ब्याह और औरत के कोई जिंदगी है भला? सच पूछो जीजी, क्या रखा इस ब्याह में? एक बंधन ही तो है, जी का जंजाल। बिना ब्याह के कैसी मस्ती रहती है, नहीं तो 50 झंझट। तुम तो कैसी बातें कर रही हो बहू? खुला बैल 70 जगह मुंह मारे हैं। आदमी अपने खूंटे से बन जाए तो चित भी ठिकाने रहे।
और शेखर के लिए मनोनीत पत्नी के रूप की गुणों की प्रशंसा करते करते जीजी ने सारी दोपहर ही ढाल दी। इधर दिन का प्रकाश सांझ के धुंधलके में डूबता जा रहा था, उधर एक अव्यक्त से विषाद से रानी का मन भारी होता जा रहा था। दूसरे दिन शेखर अपनी जीजी के साथ लड़की देखने चला गया। 3 दिन बाद लौटा तो जीजी ने आनंद से गदगद होकर शेखर की सुकृत्य का समाचार सब लोगों को सुना दिया। साथ ही यह भी बताया कि अब तो वे आते महीने में ब्याह करके ही लौटेंगी। शेखर जब रानी के सामने पड़ा तो रानी ने कहा, अब मुंह मीठा कराओ। क्या बताए भाभी, हम तो बस बुरी तरह घायल हो गए। लगता है ईश्वर ने बड़ी फुर्सत में गढ़ा है उसे। यूं तो बिल्कुल देहातन है, पढ़ी लिखी भी बिल्कुल नहीं, पर बस उस रूप से ही मार डाला। उसके स्वर में उल्लास छलका पड़ रहा था। रानी तरकारी काटने बैठी तो उंगली पर ही चाकू चल गया। चूल्हा जलाया तो जाने कैसे हाथ जल गया, पर जैसे उसे जलन महसूस नहीं हुई। कैलाश आया तो वह खाना परोसने बैठी। शिथिल हाथों से उसने थाली परोसी और चकले पर रोटी बेलने लगी। तवा चढ़ाना भूल गई और रोटी बेलकर एकदम चूल्हे में ही डाल दी। कैलाश रानी के इस अनमनेपन को कभी से लक्ष्य कर रहा था। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? रानी ने अपने आप को संयत किया। कैलाश खाकर चला गया तो उसने चौका उठा दिया। उस दिन उसने खाना न खाया। फिर बिना कारण ही पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी तो अनजाने ही उसका मन किसी के स्नेहिल स्पर्श की आशा के लिए छटपटाता रहा, पर कोई ना आया और रोते रोते ही रानी ना जाने कब सो गई। शेखर ब्याह करके आ गया। जीजी ने सिर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में ही लेटी रही। यूं अपने कमरे से में ही जाकर जितना देख सकती थी उतना उसने जरूर देख लिया। सारी औरतों में नई बहू के रूप की चर्चा हो रही थी। रानी अनमनी सी लेटी थी, तभी जीजी बहू को लेकर पहुंच गई। ये तुम्हारी जिठानी है, इनके पैर छुओ। और बहू ने पैर छू लिए। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है रानी? ठीक हूँ, बैठो। और रानी ने बहू का घूंघट उठाकर उसका मुंह देख सगुन भी दिया, पर उसके मुंह से प्रशंसा का एक शब्द नहीं निकला। इधर उधर की बातें करते अत्यधिक व्यस्तता का बहाना बनाकर जीजी बहू को लेकर चली गई। उनके जाते ही रानी अनमनी से फिर लेट गई। ना जाने क्या था जो रह रहकर उसे टीस रहा था, कसक रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठी। शीशा उठाकर उसने अपना चेहरा देखा। एक निश्वास छोड़कर फिर वह लेट गई। घर गृहस्थी की बातें समझाकर जीजी चली गई। नई बहू ने रानी से मित्रता काटने की बड़ी चेष्टा की, पर रानी का रूखा व्यवहार देखकर साहस न हुआ। उसने पति से कहा, तुम तो इतनी तारीफ करते थे, बड़े मिजाज है तुम्हारी इन भाभी के। जाओ तो सीधे मुंह बात कभी नहीं करती। कौन भाभी? नहीं, बड़ा अच्छा स्वभाव है उनका। क्या जाने भाई, हमसे तो ठीक से नहीं बोलती, और उनके आदमी को तो मैं कभी ऊपर देखूं ही नहीं। कैसे हैं? शेखर नहाकर आया था, तैयार हो चुका था, तो सीधा रानी के कमरे में पहुंचा। भाभी क्या बात है, तुम्हें बहू पसंद नहीं आई? कहती थी तुम मुझसे ठीक से बोलती नहीं। अरे नहीं बोलती तो क्या फांसी चढ़ा दोगे? आए 4 दिन नहीं हुए और तेरिया चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारी क्या शिकायत करेगी? मैंने ही उससे कहा था कि भाभी के पास आया जाया करो तो मन लगा रहेगा। मैं क्या किसी के मन बहलाने की लौंडी बांधी हूँ? अरे क्यों नाहक बिगड़ रही हो भाभी, सच बोलो, तुम्हें पसंद नहीं आई? अरे मुझे क्या करना पसंद नापसंद थे, रूपवती है तो सिर बैठाकर रखो, मुझे क्यों सुना रहे हो बार बार? निहायत ही बदतमीजी की बातों से इस बार शेखर झल्ला गया। वह रानी के आक्रोश को समझता था, पर किसी तरह उसे उचित नहीं ठहरा पाता था। रोज शाम को शेखर अपनी बीवी को घुमाने ले जाता। उसने घूंघट काटना छोड़ दिया था और वह बड़े नखरे से सजकर निकला करती। रानी खुलेआम उसकी बेशर्मी की आलोचना करती, कभी छत गंदी करने के अपराध में तो कभी पानी ज्यादा बहाने की शिकायत लेकर वह अक्सर बहू से लड़ लिया करती। शुरू में तो बहू संकोचवश चुप रह जाया करती, पर आखिर वह भी देहात की थी, लड़ने झगड़ने में माहिर। रानी कुछ सुनाती तो सवाया उत्तर पाती। ज्यों ज्यों नई बहू की शोखियां और रूप निखरता जा रहा था, दोनों का झगड़ा और अधिक तूल पकड़ता जा रहा था। अब तो आए दिन दोनों में झगड़ा होता, आसपास की औरतों को समझाना पड़ता। उस समय रानी बड़े तैश में कहती, 1 साल से इस घर में रह रही हूँ, क्या मजाल जो किसी से कहा सुनी हुई लड़ना झगड़ना मेरी तो आदत में है नहीं, पर नीचों के बीच रहकर नीच ही बनना पड़ता है। नीच शब्द के आते ही जो वाक युद्ध होता तो आंसुओं की अजस्र धाराओं में ही उसकी समाप्ति होती। कितनी ही बार शेखर घर में होता, पर ना तो वह एक शब्द ही बोलता, ना बाहर आता। ऐसी स्थिति में रानी को स्वर को सप्तम पर ले जाकर कहती, भला करने का तो जमाना ही नहीं रहा, जो साल भर रोटियां ठोक ठोक कर खिलाई उसकी कौन कहे। 4 दिन से आए नहीं हुए, सबकी किराए पर पानी फिर गया। ऐसे नमक हराम भी नहीं देखे होंगे कहीं। पर शेखर फिर भी खामोश रहता। एक दिन कैलाश ने कहा, यह रोज रोज की महाभारत क्या मचा रखी है घर में, कुछ लाज शर्म है या नहीं? तो मैं क्या करूं?
अब कब तक किसी की सहूं? वह 4 दिन की ब्याही, उसे ही तो शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों पड़ी है? तुम तो सारा दोष मेरा ही देखते हो। दोष किसी का भी हो, तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, कैलाश ने कहा। पर इस चेतावनी के बाद भी रोज के महाभारत में कोई अंतर न आया। पड़ोस की औरतों का पक्ष अपनी ओर करने के लिए उसके पास एक ही दलील थी, रानी की, कि उसने शेखर को इतने दिन रोटियां खिलाई। और जब पक्ष का बहुमत उसकी ओर हो जाता, सब एकमत होकर कह देती कि शेखर जैसे स्वार्थी आदमी इस दुनिया में ढूंढे से भी शायद नहीं मिले। तो रानी तत्काल कह देती, अरे शेखर तो बुरा आदमी नहीं है। यह तो जब से इस चुड़ैल ने मेरे घर में पैर रखा है उसकी मति भ्रष्ट हो गई। नहीं तो साल भर मेरे साथ रहा, क्या मजाल की जरा भी बेअदबी की हो। पर अब देखो कैसा बदल गया है। बाहर बहू गालियां बके तो अंदर बैठा गटर गटर सुनता रहे। यह नहीं होवे कि झोटा पकड़ के 2 धौल जमा दे। इस प्रकार की चक चक बहू से रोज ही हुआ करती। पर परसों वह शेखर से भी उलझ गई। उस दिन हवा प्राय बंद थी और उमस ऐसी कि दम घुटा जा रहा था। रानी छत पर खटिया डालकर पंखे से हवा करते हुए जैसे तैसे अपने झुलसते हुए शरीर को शांत करने की असफल प्रयास कर रही थी। तभी शेखर अपने पीछे एक कोयले वाली को लेकर ऊपर आया और छत के एक कोने पर इंगित करके कोयला रखने को कहा। यह सुनते ही रानी भभक उठी। छत के एक कोने की ओर इंगित करके कोयला रखने को कहा। यह सुनते ही रानी भभक उठी। सांझे की छत है, यहाँ किसी का कोयला गोबर मिट्टी नहीं रहेगा, मैं अभी से कहे देती हूँ। शेखर खामोश रहा। उसने कोयले वाले का हिसाब साफ करने के लिए पैसे निकाले और गिनने लगे। कान नहीं है क्या? कह रही हूँ ना, छत पर कोयले नहीं रहेंगे। गर्मी के दिन है, सब सोते बैठते हैं। यह कोई कोयला रखने की जगह है भला? छत सांझे की है, हम अपने हिस्से में चाहे जो करें, किसी को इससे मतलब। और उसने कोयले वाले का हिसाब साफ किया। रानी का क्रोध जो गर्मी के कारण कब से उबल रहा था, इस बात को सुनते ही फट पड़ा। मैं कहती हूँ ना, कोयले यहाँ नहीं रहेंगे। और उसने जाते हुए कोयले वाले को आदेश दिया कि बोरी हटा दे। कोयले वाला बेचारा असमंजस में पड़ गया। मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर बोरी को रसोई में पटाका। कोयले यहाँ नहीं रहेंगे। शेखर इस प्रकार के झगड़ों में शायद कभी भाग नहीं लेता, पर जब रानी ने बोरी में से कोयले निकाल निकाल कर फेंकने आरंभ किए और अनाप शनाप बकना शुरू किया तो उसे मजबूरन बोलना पड़ा, हट जाओ यहाँ से, अपने हिस्से की छत पर रहो, नहीं तो हाथ पकड़कर निकाल दूंगा। अब तो गजब हो गया। रानी गले की पूरी ताकत के साथ चिल्लाने लगी। उसने अपना हाथ शेखर के शरीर पे से एक बार सटा सा दिया। ले पकड़, पकड़ मेरा हाथ। हाथ पकड़कर हटाएंगे। अब पकड़ता क्यों नहीं? असल मर्द का बच्चा है तो पकड़, पकड़ कर दिखा। और वह हाथ उसके शरीर से सटाए चली जा रही थी। शेखर अंदर चला गया, पर रानी की चीख पुकार से सारा अड़ोस पड़ोस इकट्ठा हो गए। अब क्या ये भले आदमी इस घर में रह सकेंगे? अपने घर में एक छिन्नाल बिठा रही है तो सबको छिन्नाल ही समझ रहा है। पराई औरतों के साथ हाथ पकड़ेंगे। और वह फूट फूट कर रोने लगी। अरे किसने हाथ पकड़ लिया? हाथ पकड़ लिया? किसने किसने? बड़े आए हाथ पकड़ने वाले, जरा पकड़ कर तो देखे। अब औरतों की तरह मुंह छिपाकर अंदर बैठ गए। जरा निकल हाथ पकड़े तो सही। आंसुओं से भीगा होने पर भी स्वर काफी तेज था। ऊपर खड़ी मालकिन भी यह तमाशा देख रही थी। उसने रानी को बुलवाया। रानी रोती चिकती ऊपर चली गई। क्या शेखर ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया? नहीं, हाथ पकड़ तो कैसे ले, कोई तमाशा है? वह फुट फुट कर रोने लगी। तब फिर रो क्यों रही हो? कहा सुनी तो हो ही जाया करती है। एक रानी थी कि रोए चली जा रही थी। उसने हाथ शेखर के शरीर से सटा दिया था, फिर भी उसने नहीं पकड़ा। ना मर्द कहीं का। बात कुछ भी ना थी, फिर भी सारे घर में यूं फैली कि शेखर ने रानी का हाथ पकड़ लिया। कैलाश ने सुना तो आग बबूला हो गया। काम छोड़कर ऊपर आया। रानी को कमरे में से खींचकर उसने 2-3 लात जमा दी। एक दिन शांति से नहीं रहने देगी है चुड़ैल। सारे दिन चक 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 चक। मैं कल ही ये सब काम छोड़कर नया मकान ढूंढ लूंगा। इस घर में रहना अब हराम है। रानी रोती रही। दोष उसका नहीं, फिर भी पिट रही थी। उधर शेखर की बहू चाहे कुछ भी करे, शेखर उसे पान फूल की तरह ही फेरता रहता है। अपने इस दुर्भाग्य पर उसका हृदय बुरी तरह मथा जा रहा था। तभी उसने सुना शेखर के कमरे में रोने की आवाज आ रही है। स्वर बहू का था। तो आज पड़ गई बहू पर। परम संतोष से उसका मन भर गया और वह पूरी तरह सतर्क होकर उधर की आहट लेने लगी। खबरदार, खबरदार, जो तुम कभी भी भाभी से लड़ी, दोष चाहे किसी का भी हो, पर तुम बोली तो ठीक नहीं होगा, यह मैं कह देता हूँ। बहू ने कुछ कहा पर सबर सिसकियों में खो गए। रानी कुछ समय के लिए गर्मी की तकलीफ को भी भूल गई। थोड़ी देर में उसने बहू को कमरे के बाहर देखा। अधिक रोने के कारण आंखें सूज आई थी। रानी ने मन में सोचा, 2-1 धौल भी पड़े दिखते हैं।
अब अकल ठिकाने आ जाएगी, सारा गुरूर झड़ जाएगा रानी साहब का। सारे दिन रानी का मन प्रसन्न रहा। आखिर कुछ भी हो, शेखर का मन वह जानती है। पर तभी कैलाश ने आकर बताया कि मकान ठीक हो गया है और उसका विचारधारा ने पलटा खाया। अब उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। कैसा झक्की आदमी से पाला पड़ा है, खुद तो सारे दिन मशीनों में जुटे रहते हैं और मैं यहाँ 4 आदमियों में रहती थी, सो भी इन्हें नहीं सुहाया। नहीं जाऊंगी, मन ही मन बुदबुदा रही थी कि कैलाश ने आकर फिर फटकार दी। अरे यह क्या, तुम यूं ही पड़ी हो, सामान उठाकर क्यों नहीं बांधती? रानी से कुछ ना कहा गया। मन मारकर उठी और सामान बांधने लगी। सब कपड़े बक्सों में बंद किए। शाम को खाना बनाने के 2-4 बर्तनों को छोड़कर बर्तन बंद किए। और 2 घर में सामान ही क्या था। कपड़े जमाते समय एकाएक उसके हाथ में अखबार में लिपटा एक पुलिंदा आ गया। उसमें लिपटी चूड़ियां और चमचमाती बिंदियों को देखकर अनायास ही उसकी आंखें भर आई। एक गहरी निश्वास छोड़कर वह फिर काम करने लगी। शाम को ही सारा सामान ठेले में लदवाकर कैलाश चला गया। सब सामान जमवाकर रात में वह लौटेगा और दूसरे दिन सवेरे इस घर से वे लोग चले जाएंगे। घर छोड़ने की बात से ही रानी का कलेजा मुंह को आ रहा था। वह रो रोकर सबसे मिलाई थी, बस शेखर के यहाँ नहीं गई। वहाँ जाएगी भी नहीं, पर मन उसका बड़ा कर रहा था कि चली जाए। सवेरा हुआ, तांगा आया। भीगी आंखों से उसने सबसे विदा ली। सामने बहू खड़ी थी। उसकी आंखें शेखर को ढूंढ रही थी, पर वह दिखा नहीं। बहू को देखते ही उसे लगा वह कमबख्ती तो सब अनर्थों की जड़ है। उसका क्रोध भभक गया। जाते जाते भी उसको लक्ष्य करके बरस पड़े। अब खूब फैल फैल कर रहना, सारे दिन नहान घर में घुसी रहना, सारी छत पर कोयले फैलाकर रखना, कोई कुछ नहीं कहने आएगा। एक दिन चैन से नहीं रहने दिया। कहकर वह कह तो बहू से रही थी, पर आंखें बराबर कमरे पर पड़ी चिक के पार लगी थी। जाने वह क्या चाह रही थी। तभी कैलाश का स्वर सुनाई पड़ा। अरे जल्दी करो, तांगे वाला चिल्ला रहा है। कसकते मन को लेकर रानी उतर पड़ी। आंखें इस समय भी उसकी भरी हुई थी और उससे भी ज्यादा भरा था उसका मन। तांगे में एक कील निकल रही थी। रानी ने देखा नहीं और जाने कैसे पकड़ा कि कील उंगली में लग गई। हाथ खींचते ही खून बह आया। कैलाश ने देखा तो झल्ला उठा। कोई काम देखकर नहीं करती, अरे कुछ नहीं तो हाथ काट लिया। रानी एक टक उंगली से बहते खून को देख रही थी कि एक अस्पष्ट सी तस्वीर उसकी आंखों के आगे उभर आई। अरे यह क्या, तुमने तो उंगली काट ली भाभी। और चट से एक रुमाल बंद किया। मन का गुबार कहीं भयंकर उच्छ्वास में ना फूट पड़े, इसलिए उसने जोर से अपनी खून से सनी उंगली को दांतों में दबा दिया। अब जरा सी लग गई तो क्या रास्ते में रोती हुई जाओगी? घर चलकर पट्टी बांध लेना। पर रानी रोती ही रही, रोती ही रही।